चलिए लिखिए, नेक्स्ट लिखें रोडवेज, सड़क परिवहन। हेडिंग बनाइए सड़क परिवहन, रोडवेज। देखो समझो इसको पहले, यदि भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक यदि परिवहन बोला जाए, अब परिवहन में दोनों शामिल हो जाएंगे, ठीक है, चाहे व्यापारिक परिवहन हो चाहे अपन लोग आए गए हों, सभी लोगों को जोड़ा जाए तो लगभग देश का 80% परिवहन होता है सड़क से। यहां जितने लोग आए हैं लगभग 80 का 100% सड़क मार्ग से ही आए हैं। एक आध ट्रेन में आए हो तो ठीक है, एक आध एरोप्लेन में आए तो छोड़ दो, बाकी मैक्सिमम यानी देश के अंदर लगभग 80% परिवहन में जिम्मेदारी कौन निभा रहे हैं? सड़कें। तो 80% परिवहन सड़क मार्ग से होता है, ठीक है। जैसे अपन ने कल रेल परिवहन की शुरुआत बताई, ठीक है, जैसे वायु परिवहन की शुरुआत होती है, कहीं पर भी सड़क परिवहन और जल परिवहन की शुरुआत नहीं होती, ठीक है। रेल परिवहन की शुरुआत भारत में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच हुई। वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई। लेकिन सड़कों की शुरुआत और जल परिवहन की शुरुआत नहीं हुई, क्योंकि ये ऑलरेडी हड़प्पा सभ्यता की देन है। यानी प्राचीन काल से यदि परिवहन होता था तो इन दो मार्गों से, एक सड़क और एक जल। तो ये प्राचीन देन, इसलिए इसकी कहीं शुरुआत नहीं पूछी जाएगी कि आपको सर भारत में सड़क परिवहन, हड़प्पा में भी सड़कें मिली, ठीक है, तो इनको याद रखना है। अब सड़क मार्ग को मुख्य रूप से कहा जाए तो 4 भागों में बांटा जाता है। कितने पार्ट हैं इसके? 4। एक कहलाता है नेशनल हाईवे, एक कहलाता है स्टेट हाईवे, एक कहलाता है डिस्ट्रिक्ट हाईवे, एक कहलाता है विलेज हाईवे। कौन है सड़क परिवहन मंत्री? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। तो ये 4 प्रकार के मार्ग देखने को मिलते हैं, जिसमें नेशनल हाईवे पर कंट्रोल होता है केंद्र सरकार। आप किसी भी नेशनल हाईवे पे गुजरे, चाहे वो सागर से ही क्यों ना गया हो, वो नेशनल हाईवे स्टेट का नहीं है, किसका है? सेंट्रल। और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, इन पर नियंत्रण होता है राज्य सरकार का। तो जब हम मध्य प्रदेश पढ़ाएंगे, एमपी गवर्नमेंट पढ़ाएंगे, तब हमें ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट जब एमपी पढ़ेंगे तो वहां पे स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे और विलेज हाईवे पे फोकस करना है। यहाँ इनका कोई संबंध, क्योंकि भारत पढ़ रहे हैं और भारत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इन पर नियंत्रण किसका है? नेशनल हाईवे। तो जितने भी नेशनल हाईवे क्या होते हैं? ऐसे मार्ग जो एक राज्य को दूसरे राज्य से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ऐसे मार्ग को नेशनल हाईवे कहते हैं। एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं स्टेट हाईवे। ध्यान रखना, स्टेट हाईवे जिलों को जोड़ते हैं। जिला मार्ग एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ते हैं। बीना को सागर से, सागर को केसली से, ये शहर है, सिटी, तो शहर को जोड़ते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं, ये स्टेट के अंदर होते हैं और ये देश के अंदर होते हैं। विलेज हाईवे होते हैं एक गांव को दूसरे गांव से या गांव को पक्की शहर से, पक्की सड़क से या शहर से, या तो आसपास आपकी कोई सड़क निकली है पक्की, तो गांव से कनेक्ट कर दिया जाके पक्की सड़क से। तो गांव को गांव से या गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम करते हैं विलेज हाईवे, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, इसमें हमें मुख्य रूप से पढ़ना है यहाँ पे नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग में एक नया परिवर्तन हुआ है। जब नितिन गडकरी पिछली बार बने थे तो नितिन गडकरी ने इनका नवीनीकरण किया है, पूरे मार्गों को नए नाम से डिवाइड किया है। पहले के जितने नेशनल हाईवे थे सब हटा दिए गए, ठीक है। शुरुआत से लेके कोई पुराना नेशनल हाईवे पुराने नाम से नहीं है, सबके नए नाम पड़े। अब 1-2 हो तो याद कर लें, लगभग 400 से 500 नेशनल हाईवे और फिर उनके सब डिवीजन भी हैं। जैसे आपने याद कर लिया NH1, इतना ही बन नहीं है,
NH1A, NH1B, NH1C। अब कहां तक याद करोगे? और ऐसे देखे जाएं तो लगभग 500 से 600 नेशनल हाईवे, कहां तक याद करें? तो सब तो याद नहीं हो सकते, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा माइंड में यदि फ्रेमिंग बनाएं तो भी बन सकते हैं। जैसे आपका इंडिया है, तो एक नितिन गडकरी ने दिमाग से ये चाल चले कि ऐसे नेशनल हाईवे जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं, ऐसे नेशनल हाईवे जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं, इनको दिया है उनने विषम नंबर। क्या दिया? विषम नंबर। और ये भी कह दिया कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय इनका नंबर बढ़ते हुए क्रम में होगा। मतलब यदि ये होगा NH1 तो ये होगा NH3, तो ये होगा 5, तो ये होगा 7, तो 9, और ऐसे बढ़ते हुए क्रम में हम दक्षिण की तरफ जाएंगे। यानी कोई कह दे NH1 कहां होगा तो तमिलनाडु में नहीं ढूंढना, ऑटोमेटिक दिमाग से बैठालना है कि ये जम्मू कश्मीर में होगा। अब ऑप्शन से समझ में आ जाएगा कि कहां होगा। तो जितने भी ईस्ट से वेस्ट का है, चाहे वेस्ट से ईस्ट का है, उन सबको विषम नंबर दिया गया है। इतना दिमाग में बैठ जाएगा। और जितने भी नेशनल हाईवे उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से जा रहे हैं, इनको दिया गया है सम संख्या। क्या दिया गया है? सम संख्या। तो एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो ये सम संख्या है। लेकिन इनमें नंबर कहां से होगा? ईस्ट से जाएंगे, कहां तक? वेस्ट में। यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हुए नंबर बढ़ते हुए क्रम में होगा। मतलब यहां होगा 2, तो यहां होगा 4, तो यहां होगा 6, तो यहां होगा 8। इस तरफ जाएंगे तो नंबर, यानी यदि हम NH2 की बात कर रहे हैं, NH, तो ये हो सकता है गुजरात में नहीं, कहां होगा? या तो अरुणाचल प्रदेश में, या असम में, या मिजोरम तरफ होगा। तो यहां से 2, 4, 6, 8। यदि हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश से एक लंबा नेशनल हाईवे गुजरता है, मध्य प्रदेश से लंबा नेशनल हाईवे गुजरता है, इसका नाम क्या होगा जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है? हमने कह दिया NH27, NH29, NH43, NH44, NH46। कौन सा होगा? तो MP से गुजरता है NH46। दो ही ऑप्शन हो सकते थे, ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उत्तर से दक्षिण तरफ जा रहे हैं, तो ये विषम नहीं होंगे। क्या होंगे? सम। और सम होंगे तो या तो 44 होगा या फिर 46। MP से दोनों गुजरते हैं, MP से दोनों गुजरते हैं। NH44 भी गुजरता और NH46 भी। अब इनमें से ये याद रखना है कि यदि भारत का लंबा पूछा जाए तो NH44 है, और MP में लंबा पूछा जाए तो NH46 है। अब चूंकि हम MP में रहते हैं तो हमें भारत के साथ ये भी क्वेश्चन भारत का पूछ लेता, अच्छी बात है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन है, तो NH44। लेकिन वो क्वेश्चन पूछ लेता चूंकि आप MP में, कि मध्य प्रदेश से, हालांकि पहले टोटल 20 नेशनल हाईवे अब अपने नहीं है, अपने यहां से केवल क्या है? गुजरेंगे, केवल गुजरेंगे। तो अपने यहां से गुजरते हैं, तो टोटल पहले 20 गुजरते थे, अब मध्य प्रदेश से लगभग टोटल 44 नेशनल हाईवे गुजरते हैं नए नामकरण के अनुसार। और MP से गुजरने वाला सबसे लंबा NH44। ये नंबर ऑफ नेशनल हाईवे हैं, ये नंबर ऑफ नेशनल हाईवे हैं। तो भारत का यदि पूछा जाता है तो भारत का सबसे लंबा NH44 और MP का सबसे लंबा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जितने नेशनल हाईवे ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे वो विषम में होंगे, और उत्तर से दक्षिण तरफ जाते हुए इनका नंबर बढ़ेगा, और जितने नेशनल हाईवे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे वो सम संख्या में होगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए इनका नंबर बढ़ेगा। दो बातें दिमाग में बैठ गई।
तो यहां से 2-4 अपने एमपी में लगभग 44, 46, 48 ऐसे गुजरते हैं, 52, 52, ठीक है। और यहाँ पे कहा जाए तो 1, 2, 3 अपने यहाँ नहीं गुजरेंगे, 4, 5, 1, 2, 6, 7 ये सब नहीं गुजरेंगे। लगभग यहाँ पे आए तो यहाँ पे 27, 28, 31, 33, 35, 37 ऐसे गुजरते, यानी एमपी में 44, 45 ऐसे सम में, और इस तरफ से आए तो लगभग 35, 37, 38, 39, 40 ये लगभग एमपी की बात। तो आप थोड़े से नेशनल हाईवे यदि ध्यान से देखोगे तो ये भी बन जाएंगे। कुछ तटों वाले हैं, ये ऐसा तट बताओ जो पूर्वी तट बनाता हो, ऐसा नेशनल हाईवे बताओ जो पश्चिमी तट बनाता हो, ऐसा नेशनल हाईवे बताओ जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता हो, ऐसा कोई नेशनल हाईवे। एक योजना चलाई गई है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कौन सी योजना? स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन कॉरिडोर योजना। इसमें क्या है, भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया है 4 लेन से, और ये 4 बड़े महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो भारत के 4 बड़े महानगरों को 4 लाइन से जोड़ा गया है, और ये 4 बड़े महानगर जोड़ने से एक चतुर्भुज बन रहा है, इसलिए इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इनमें कौन कौन से नेशनल हाईवे आएंगे इसको पढ़ना, ठीक है। फिर एक नई योजना आई है भारतमाला और सागरमाला। ध्यान रखेंगे, नितिन गडकरी का एकमात्र ऐसा मंत्रालय है जिसने मोदी सरकार में पिछली 2 पंचवर्षीय में सबसे अच्छा काम किया। यदि भारत देश में आज इकोनॉमी कंडीशन अच्छी हुई है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान नितिन गडकरी का। इसकी सोच ये थी कि यदि हम परिवहन अच्छा कर दें तो ऑटोमेटिक लोग रोजगार में जुड़ जाएंगे। आपके गांव से नेशनल हाईवे गुजर जाए, ढाबा खुल जाएंगे, दुकानें खुल जाएंगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कोई भी चीज यदि परिवहन से जोड़ दें, इसे भारत की लाइफलाइन कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं परिवहन को। भाई आप स्वाभाविक सी बात है, यहां से आपको भोपाल से कोई चीज लाना पड़े, जब आपको आने जाने का किराया 1000 रुपया लग गया तो वस्तु आप 1000 रुपए से ज्यादा ही बेचोगे, चाहे फ्री में मिल गई, क्योंकि किराया भी तो उसमें ऐड होगा। और वही चीज आप सस्ते में हो जाए, यहां से जाएं राजरानी से 100 में गए और शाम के 100 में आ गए, यानी किराया कितना लगा 200, तो आप बस तो 300, 400 में 100 रुपए कमाएंगे, बाकी खर्च निकालेंगे। और बसों से जाना पड़े भोपाल तो बस से 400 कितना लग रहा है, 400 जाना 400 आना 800। तुम कहोगे 1000 से कम नहीं देंगे, क्योंकि एक दिन का किराया और आना जाना। तो मतलब ये कि यदि ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाए, परिवहन अच्छा हो जाए, तो लोगों को बिजनेस करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप भी दुकान वहीं खोलते हो जहां आने जाने के संसाधन, और यही थोड़ा सा नितिन गडकरी ने किया। एक्सप्रेस वे अभी तक बनते नहीं थे, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे बने अभी नितिन गडकरी में। 3 दिन पहले अभी मीटिंग हुई है जबलपुर में मोहन यादव की, आपने देखा हो 4 एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं एमपी में। एक्सप्रेस वे होते हैं जहां 6 लाइन होती हैं, और एक्सप्रेस वे में कहीं पर कोई डिवाइडेशन नहीं होता। इन्हें ऐसा बनाया जाता है, शहर से भी निकालेंगे तो दोनों तरफ बंद कर देंगे, या तो ओवर ब्रिज से गुजार देंगे, मतलब वहां पे वाहन स्पीड से गुजरते हैं, जल्दी पहुंच सकते हैं। ऐसे मार्ग कहलाते हैं एक्सप्रेस वे। एक है अपने यहाँ चंबल एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, और एक और शायद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। ऐसे 4 एक्सप्रेस वे प्रस्तावित। तो एक्सप्रेस वे और दूसरी एक्सप्रेस वे एक और यूज होते हैं, चूंकि ये चौड़े होते हैं, तो इन केस यदि कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो हम अपने एयरक्राफ्ट भी उतार देते हैं। ग्वालियर एक्सप्रेस वे का यूज इसी तरीके से हुआ था। आपको पता हो जब सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी पाकिस्तान में, कई बार कोई देश आप पे आक्रमण करता है तो सबसे पहले हमारे सैन्य ठिकाने पे वो क्या कर लेता, अधिकार, कि जब यहां से एयरक्राफ्ट ही नहीं उड़ेंगे तो लड़ाई कहां से करोगे। भारत ने एक तरकीब सोची कि ठीक है तुम कर लोगे अधिकार, हम एक्सप्रेस वे पे उतार देंगे एयरक्राफ्ट। तो एक्सप्रेस वे का उपयोग हम एयरक्राफ्ट को लैंड करने और टेक ऑफ करने में भी कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, यदि कोई देश ऐसे क्षेत्रों पे आर्मी एरिया में अधिकार कर लेता तो हम एयरक्राफ्ट लैंड करवा सकते हैं ऐसी जगह पर भी। तो ऐसी कई चीजें होती हैं, तो वो एक्सप्रेस वे। तो ये पूरे नेशनल हाईवे ये याद रखना है। नेक्स्ट इसमें एक और याद रखना है टोटल, एक जीटी रोड का क्वेश्चन आता है। जीटी रोड
ये जीटी रोड बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी। अच्छा, शेर शाह सूरी कब से कब तक रहा? 1540 से 1545 इस समय तक रहा। हुमायूं की जिंदगी बर्बाद करने में योगदान था किसका? शेर शाह सूरी का। तो हुमायूं को पद से हटा दिया था और उसी समय इनने दो काम किए थे, एक जीटी रोड, एक रुपया। जो आज आप रुपया कहते हो, ये रुपया कॉइन सिक्का इन्होंने ही चलवाया था। और जीटी रोड ये फेमस थी। इसका पूरा नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। क्या नाम था? ग्रांड ट्रंक रोड। इसकी लंबाई थी 2500 किलोमीटर और ये जोड़ता था पंजाब के शहर अमृतसर को, सीधे जाता था पहले दिल्ली और दिल्ली से जाता था कोलकाता। तो दिल्ली से गुजरता था। पहले इसका नाम NH1 और NH2 था, लेकिन अब नहीं है। ध्यान रखना है, पुरानी किताब पढ़ रहे होगे तो उसमें लिखा होगा NH1 अमृतसर टू दिल्ली और NH2 लिखा होगा दिल्ली टू कोलकाता। लेकिन अब मैंने अभी अभी कहा कि NH1 दिल्ली के पास नहीं हो सकता। यदि NH1 होगा भी तो जम्मू कश्मीर में होगा और NH2 यदि होगा भी तो पूर्वी राज्यों में होगा, कोलकाता में नहीं होगा। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, भारत म्यांमार की सीमा बनाता है NH2। अब आप सोचो म्यांमार कहाँ है? सबसे ईस्ट में है और ईस्ट से ही शुरू होता है 2, 4, 6, 8, 10, ये सम में चलते आएंगे। गुजरात तरफ आते आते बढ़ता जाएगा सम संख्या और वहां विषम में का शुरू करना है। कहां से? जम्मू कश्मीर से, और केरल तक आते जाते विषम संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इनको याद रखनी। तो ये जीटी रोड याद रखना है, ये जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। एक क्वेश्चन आता है, सड़क घनत्व तो जानते हैं, रोड डेंसिटी, सड़क घनत्व, ये क्या कहलाता है? प्रति 1000, यानी इसमें ये कह सकते हो आप कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में कुल सड़कें कितनी है? तो भारत में औसत सड़क घनत्व है 166 किलोमीटर पर 1000 वर्ग किलोमीटर, यानी 166 किलोमीटर 1000 किलोमीटर में एवरेज औसत सड़कें हैं। सबसे ज्यादा सड़क कहां हो सकती हैं? सबसे ज्यादा सड़क घनत्व वाला जिला और सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला। यदि सड़क घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व भारत के केरल राज्य में है। कहां पर है? केरल राज्य। और सबसे कम सड़क घनत्व की बात करें तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, और यहां विस्तार नहीं हो पाया। कारण क्योंकि धारा 370 लागू थी, यहां ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, अब रोडें बनवाई जा रही। तो सबसे कम रोड डेंसिटी जम्मू कश्मीर में और सबसे ज्यादा सड़क घनत्व कहां है? केरल में। केरल बहुत अच्छा परिवहन है। आपको पता हो, कल अपन ने बंदरगाह पढ़े, अभी और आगे जाएंगे एयरपोर्ट पढ़ेंगे। केरल में 4 इंटरनेशनल पोर्ट हैं। कितने? एक मात्र। आप सोचो है ही कितना केरल, इतना से तो केरल है। अपने एमपी इतना बड़ा है, उससे 10 गुना बड़ा है एमपी, और एमपी में केवल इंटरनेशनल पोर्ट कितने? 2, और केरल में इंटरनेशनल पोर्ट कितने? 4। अब आप सोचो बिजनेस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कौन? केरल। कोरोना एंटर हुआ था तो यहीं से विदेशी आते जाते, और क्या स्वाभाविक सी बात है भाई, विदेशों में बिजनेस करोगे तो आना जाना होगा, और आना जाना होगा तो कोरोना अपना थोड़ी था, बाहरी बीमारी है, विदेशियों ने के द्वारा आई थी और एंटर कहां से हुई? केरल से। तो 4 इंटरनेशनल पोर्ट हैं कहां पे? केरल में। तो अब केरल में मसाला का व्यापार देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा रबर का बिजनेस, नारियल का बिजनेस, सोने की ये पतली चेन नहीं पहनते, चेना पहनते सीधे बड़ी साकर, ठीक है, ये चेन मैन 1-2 नहीं पहनते, कम से कम 5-6 चेन पहनते केरल के दक्षिण को। हाँ, अपने यहाँ तो एक चेन मिल गई, वो भी एकदम पतली चेन, उतना ही बहुत है। तो ये कारण है यहाँ पे, क्योंकि बिजनेस अच्छा है केरल में, पैसे अच्छे हैं, विदेशी व्यापार ज्यादा। बिजनेस करने सबसे पहले विदेशी पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था तो यहीं यहाँ उतरा था, कहाँ? केरल में। ठीक है, तो ये बिजनेस में शुरू से रहा, वहां परिवहन अच्छा है। और ये सच है
कि जहां पे परिवहन अच्छा होगा ऑटोमेटिक वहां उद्योग अच्छे ही होंगे। यदि उद्योगों का विकास देश में करना, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी करना है, इस कंडीशन को सुधारना होगा। आज ट्रेनों की स्पीड क्यों बढ़ाई जा रही है? क्यों हम बुलेट ट्रेन और बाकी गतिमान एक्सप्रेस वंदे भारत की बात कर रहे? क्यों हम भारत में बने इंजन की बात कर रहे? अरे हम कब तक दूसरे देशों से खरीदते रहेंगे इंजन? इतना बड़ा देश का है बस रैलियां करने के लिए। इतने सारे, दुनिया में सबसे युवा आबादी वाला देश है कौन? लेकिन उसे काम ही में नहीं लगा रहे। इनका काम है रैलियां करना, झगड़ा करना, शराब पीना, सिगरेट पीना, चौराहों पे खड़े दुर्गा जी विसर्जन करना, ठीक है, शंकर जी की बारात निकालना, इसमें लगे हैं ये। तो प्रोडक्शन। मोदी का कहना है, विवेकानंद ने कहा है, युवा जागेगा विश्व जागेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है भारत, लेकिन उनसे काम ही नहीं करवा रहे। एक घर में 4 लड़का, एक नौकरी कर रहा, 3 घूम रहे। एक इस चौराहे पे खड़ा है, कटरा में खड़ा है, एक वहां लड़के आए, उस पार्टी में ज्वाइन की, एक समाजवादी से जुड़ा, एक उसका झंडा घुमा रहा, एक उसका झंडा फहरा रहा, बस। और यदि ये काम करने लग जाएगा, जिस दिन देश का युवा जुड़ जाएगा यदि चीजों से, ऑटोमेटिक देश की तीसरी इकोनॉमी कोई नहीं रोक सकता बनने से। और यही उद्देश्य है वर्तमान सरकार। आप देखिए जितना बजट कल आया है उसमें ज्यादातर महत्व दिया जा रहा है युवा पीढ़ी। यदि इस तरीके से, तो ये युवा पीढ़ी के लिए है कि ये काम करेगा, और ये तब काम करेगा जब इन्हें सुविधाएं मिलेंगी, परिवहन मिलेगा, लोन मिलेगा, ब्याज पे पैसा मिलेगा। ये लोग, कई सारी ऐसी स्कीमें नहीं आ रही हैं कि आप गोल्ड लोन लो, ये है ताकि आप खुद का भी बिजनेस एम्पायर खड़ा करो। तो इस तरीके से ये परिवहन में नितिन गडकरी ने सबसे अच्छा महत्व दिया। अब सड़कों को, एक पक्की सड़कें होती हैं और एक कच्ची सड़कें, ये भी सड़कें हैं। यदि कहा जाए कि भारत में सबसे अधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र। आज आर्थिक कैपिटल कहा जाता मुंबई को, महाराष्ट्र को। भारत की आर्थिक राजधानी है कौन? महाराष्ट्र। तो पक्की सड़कें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, और कच्ची सड़कें, कच्ची सड़कों वाला राज्य है उड़ीसा। कच्ची सड़कें कहाँ हैं? उड़ीसा, एमपी में नहीं, इतना भी बेइज्जती मत करो। एक कच्ची सड़कें कहाँ हैं? उड़ीसा में। और यदि हम कच्ची पक्की सब जोड़ दें, सर्वाधिक सड़कें भारत में कहाँ हैं? तो सबसे ज्यादा सड़कें हैं यूपी में, क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, मध्य प्रदेश से 3 गुना ज्यादा है। और 3 गुना ज्यादा जनसंख्या, तो आएंगे जाएंगे, और आएंगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं चाहे कच्ची से जाए चाहे पक्की से जाए, है तो मार्ग। तो सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें या सबसे ज्यादा सड़कों के बारे में यूपी, पक्की सड़कों में महाराष्ट्र, और कच्ची सड़कों में कौन है? उड़ीसा। अच्छा, सबसे ऊंची सड़क सुनी कभी? सबसे ऊंची सड़क बताओ। लेह लद्दाख। कौन सी है? ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है लेह लद्दाख। तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क, इसको याद रखेंगे, लेह लद्दाख सबसे ऊंची सड़क। सबसे ऊंचा सड़क पुल, ब्रिज, धोला सादिया ब्रिज। कौन सा है? धोला सादिया ब्रिज। ये कहां बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन से राज्य में? इसका नया नाम भूपेन हजारिका ब्रिज। नया नाम क्या है? भारत रत्न मिला है किन्हें? भूपेन हजारिका को। ये असम के गायक थे भूपेन हजारिका। 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और इन्हें इन्हीं के नाम पे धोला सादिया ब्रिज का नाम भूपेन हजारिका ब्रिज कर दिया गया। ये सबसे ऊंचा सड़क पुल है, ठीक है, याद रखेंगे। अभी चेनाब नदी पे जो बना है वो एक पुल तैयार हो रहा है, बन रहा है, ठीक है, अभी और इसमें बनेंगे। एक अथॉरिटी है NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे नहाई बोलते, क्या बोलते हैं? नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ। देखो ये सब परिवहन मंत्रालय में आता है, तो सड़क परिवहन, उसमें एक डिपार्टमेंट इनने बना दिया है, कौन? नहाई। इनने कहा जितने नेशनल हाईवे कहाँ बन रहा है, कोई सुरक्षा चाहिए, क्या बना, कहाँ बना, ये पूरा कंट्रोल नहाई करता है। तो एक संस्था बनाई गई है, इसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। कहाँ है ये? दिल्ली में है। अध्यक्ष वर्तमान संतोष कुमार। इसका मुख्य कार्य नेशनल हाईवे का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। 1995 में बना था। ठीक है, तो ये याद रखना है, नेशनल हाईवे, इसका चिन्ह बना रहता है। अपने यहाँ भी नेशनल हाईवे में ऐसी कुछ गाड़ियां मिलेंगी आपको, उसमें ये प्रतीक चिन्ह देखना बना होगा NHAI, यानी ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी। हर नेशनल हाईवे एक भी दो गाड़ियां बनी खड़ी रहती हैं, ये मिल जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा बना है। संतोष कुमार यादव वर्तमान इसके चीफ हैं। तो लिख दो